साथियों नमस्कार। साथियों हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बुक्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में। ये एग्जाम्पल हर स्टेट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। इनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। बहुत इजी है सारी चीज़ें, एक के बाद एक हमको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हमने कल जो है कुछ एग्जाम्पल कल बताए थे और उसकी लाइव क्लास ली थी। लाइव क्लास में थोड़ी क्वालिटी का दिक्कत आ रही थी कि एक्सपोजर जो है वो लॉक नहीं होता है, तो बार बार ये दिक्कत रहती है। इसलिए आज मैंने सोचा कि आज आपको रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल करवाएं। देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी मिल रही है आपको। और दूसरी चीज़ है, आप एक काम कीजिएगा, मोबाइल में कई बच्चों के मैसेज आते हैं, सर हमें ब्लर दिख रहा है। तो सभी बच्चों के पास ऑप्शन रहता है क्वालिटी बढ़ाने का, तो आप अपने मोबाइल में यूट्यूब पर क्वालिटी बढ़ा सकते हो। अच्छी क्वालिटी में आप खुद देख सकते हो। शुरुआत करें बेटा। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने पेश है। पहला क्वेश्चन है आपके पास में। एग्जाम्पल है 7.9 एनसीईआरटी बुक्स। देख लीजिएगा, आप एनसीईआरटी बुक्स से ही पढ़ा रहा हूँ, जो सभी स्टेट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो। सभी बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों के लिए काम की बातें हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स लेके बैठे साथ में। और एक चीज़ और, कई राइटर्स की बुक्स चलती है, कई कंपनियों की बुक्स चलती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी पेपर वगैरह बनते हैं वो एनसीईआरटी बुक्स में से बनते हैं। थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज में थोड़ा बच्चों को एक्स्ट्रा लगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे, मतलब थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल लगे, लेकिन जो पेपर जो बनते हैं वो एनसीईआरटी बुक्स से ही बनते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स ज़रूर रखिए अपने पास, और सब्स्टिट्यूट के रूप में अगर आप दूसरी बुक्स रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात करें H3PO2 की संरचना के आधार पर इसका अपचायक व्यवहार कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। H3PO2 की संरचना के आधार पर, तो H3PO2 की संरचना कैसे होती है, सबसे पहले तो ये बात करें तो फास्फोरस इसमें सेंट्रल एटम होता है भैया, और एक है इसमें OH ग्रुप, और एक है इसमें डबल बॉन्ड O, और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं भाई साहब के पास में। ये है 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है इजीली क्या हो जाते हैं, निकल जाएंगे, और निकल रहे हैं, ये H+ दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, ये अपचायक व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। मेरी बात को आप ध्यान सुनना। ये H3PO2 की स्ट्रक्चर है। तो H3PO2 में 2 हाइड्रोजन परमाणु, फास्फोरस से 2 हाइड्रोजन परमाणु कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, एक तो ये हाइड्रोजन परमाणु और एक ये हाइड्रोजन परमाणु। फास्फोरस परमाणु से सीधे आबंधित होते हैं, जो इस अम्ल को अपचायक गुण देते हैं। स्ट्रक्चर आपको मालूम होनी चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है H3PO2 की। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। वर्ग 15 के संगत आवर्तों के एक एक चीज पढ़ना आराम से। वर्ग 15 के संगत आवर्तों के तत्वों की तुलना में वर्ग 16 के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान सामान्यतः कम होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। वर्ग 15 में एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मथ। ये कौन सा वर्ग है, 15वां वर्ग। जब आप 16वें वर्ग की बात करोगे, इसमें कौन कौन से, इसके संगत कौन है, ऑक्सीजन, इसके संगत सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर सुन लोगे तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा। इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, 2s2 2p3, 3s2 3p3, एक एक कक्षा बढ़ती जाती जैसे जैसे लिखते हैं, 4s2 4p3। इसी टाइप से इसका 5s2 5p3 लास्ट में लिखते हैं अपन। इनका क्या लिखते हैं, इसका 6s2 6p3 हो जाएगा। इसका क्या लिखते हैं अपन, 2s2 2p4, 3s2 3p4 आ जाएगा लास्ट में, 4s2 4p4 आ जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, इसमें लास्ट में आ जाएगा 5s2 5p4। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब यदि हम ये बात करें कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखेंगे, तो ये S में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, ये समझ में आया। जब आप इसकी बात करोगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लास्ट में जो है कैसा लिखोगे बेटा, इस तरीके से लिखोगे आप, ये 2s2 और ये 2p4, ठीक है। या इसको लिख सकते हो NS2 NP4, और इनका लिख सकते हो NS2 NP3 कॉन्फ़िगरेशन। इनका NS2 NP3, इनका NS2 NP4। अब होता क्या है कि यहाँ पर प्रथम आयनन ऊर्जा की बात चल रही है। मतलब प्रथम आयनन ऊर्जा मतलब प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसे कहेंगे अपन प्रथम आयनन ऊर्जा।
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है, दोनों एलिमेंट दे रखे आपको, एक तो दे रखा है आपको भैया नाइट्रोजन दे रखा है, एक ऑक्सीजन दे रखा है, या फिर फास्फोरस दे रखा है, सल्फर दे रखा है, दोनों को दे रखा है, या फिर आर्सेनिक दे रखा है, सेलेनियम दे रखा है ना। संगत, इसके संगत ये, इसके संगत ये नहीं कहेंगे कि नाइट्रोजन के संगत टेलुरियम हो गया, ऐसा नहीं होगा, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि आपको कहा कि इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इसका क्या है, अर्धकक्षक पूरा है बेटा, इसका क्या है, अर्धकक्षक पूरा है, आधे भरा हुआ है, पी कक्षक आधा भरा हुआ है, तो इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। अब इसमें से क्या है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये क्या है, अर्धपूरित नहीं है, ये अपूर्ण है, इसमें क्या है, NP4 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब P में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि ये वाला इधर आगे एडजस्ट हो जाएगा और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, तो जैसे ही आपके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्थायी विन्यास। चूँकि अर्धपूरित और पूर्णपूरित, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो स्टेबिलिटी चाहने की कोशिश करते हैं, तो इसको, इसमें से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसके, नाइट्रोजन से अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसके इलेक्ट्रॉन को, या तो पहला इलेक्ट्रॉन इसका निकालो या इसका निकालो, तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन के निकालोगे तो फिर उस कंडीशन में ये दूसरा इलेक्ट्रॉन में इसका क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, फिर इसके लिए कम एनर्जी चाहिएगी। ये बात है भैया, समझना आप आसानी से, जब समझ में आए तब हंस लेना, मतलब चुटकुला सुनाते हैं तो कहते हैं बेटा कि जब समझ में आए तब हंस लेना। तो समूह 15 के तत्वों में अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पी कक्षक होते हैं, अतः वर्ग 16 के तत्वों की तुलना में इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये अर्धपूरित होता है समूह 15 के तत्व, जबकि 16 के तत्व क्या है, अपूर्ण, आधा भरा हुआ है और पूरा भरा हुआ, उसके अलावा कितने भी इलेक्ट्रॉन है तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, उसको अपूर्ण कहेंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, हेलमेट लगाने से बाल जो है जम जाते हैं। चलिए, हेलमेट से बाल भी उड़ जाते हैं वैसे, ज़्यादा लगाने से, लंबा सफ़र हो तो। चलिए, रोज़ जाना पड़ता है बाहर। बात करें H2S H2T की अपेक्षा कम अम्लीय है। आपके सामने दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो H2S दे रखा है और एक दे रखा है H2T, ठीक है। अब देखना, मेरे बात सुनना बेटा, सल्फ़र है ना, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम और फिर आता है टेलुरियम। तो सल्फ़र के साथ मिल जाए हाइड्रोजन तो ये क्या बन रहा है आपके सामने, H2S। टेलुरियम के साथ हाइड्रोजन मिले तो आपको क्या मिलेगा, H2T। अब भैया मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें से क्या होगा, इसका आकार क्या है, टेलुरियम का बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, इसका आकार क्या है, छोटा है, ऊपर से नीचे चले तो आकार बढ़ता है, ये आपको मालूम होगा, इमेजिनेशन कर लेना। तो हाइड्रोजन को निकालने के लिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन आसानी से दे देगा, ये आसानी से दे देगा, तो जो जितना जल्दी हाइड्रोजन देगा आसानी से वो उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक है। तो बताओ इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है, H2S और H2T में, तो इनमें ज़्यादा एसिडिक है H2T, क्योंकि T और H, TE और ये H और ये H भैया, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गई, बॉन्ड लेंथ इसकी क्या है, ज़्यादा हो गई, ये बॉन्ड क्या है, वीक है, जल्दी से H+ देगा, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा। तो क्या लिखा हुआ है, वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर EH वियोजन एंथैल्पी, मतलब इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी, EH वियोजन एंथैल्पी कमी के होने के कारण अम्लीय गुणों में वृद्धि होती जाती है। तो नीचे चलेंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, फलस्वरूप H2T ज़्यादा अम्लीय है H2S से, समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का कौन सा रूप अणुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, सल्फर का कौन सा रूप अणुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो सल्फर देखो ठोस अवस्था में भी होता है, वाष्प अवस्था में भी होता है। तो जब वाष्प अवस्था में होता है सल्फर, ठोस अवस्था में होता है तो एसिड के फॉर्म में होता है, जब वाष्प अवस्था में होता है तो सल्फर H2 के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में होता है। मेरी बात समझे आप। और ऑक्सीजन भी होता है तो वो O2 के फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं, इसमें जब इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर जब पढ़ते हैं तब देखना, उसमें डायग्राम देखोगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के दर्शन हो रहे हैं आपको, तो वो क्या होगा, अणुचुंबकीय होगा। तो भाई साहब इसमें भी वही होगा कि इसमें भी अणुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, अणुचुंबकीय होगा। तो ऑक्सीजन अणुचुंबकीय है, वैसे ही H2 भी क्या होगा, अणुचुंबकीय होगा।
क्या लिखा हो, वाष्प अवस्था में सल्फर आंशिक रूप से H2 अणु के रूप में होता है। कैसे होता है बेटा, H2 अणु के रूप में पाया जाता है, जिसमें O2 की तरह प्रति आबंधन ऑर्बिटल, मतलब प्रति एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होते हैं ऊपर की तरफ, उन ऑर्बिटल से में क्या होता है भैया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण क्या होता है, ये H2 अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। आगे बढ़े, फालतू बातें नहीं। चलो, तब क्या होता है जब, पहला क्वेश्चन है आपके पास में, कैल्शियम फ्लोराइड में सांद्र H2SO4 मिला दो, मिला देते हैं भैया। ये लिया अपने कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, क्या मिला दिया अपनों सांद्र H2SO4, ये लिया H2SO4। क्या हो जाएगा बेटा जी इसमें, जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन करवाने पर ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा CaSO4 और 2HF। समझ में आया। तो क्या लिख रहा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, बना दो हाइड्रोजन फ्लोराइड, अपनी मर्जी चल रही है। तो ये क्या बन जाएगा, एक तो CaSO4 प्लस 2HF हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। क्या होता है, हो गया जो भी होना था। अब बात करें कि SO3 को पानी में प्रवाहित करो। ये लिया भैया सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, भेजा पानी को, चल भेजो, चलो H2O के साथ रिएक्शन करवा दो इसकी। तो एक ऑक्सीजन इसको मिल गया, एक ऑक्सीजन यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ गया, और क्या हो गया, ये हाइड्रोजन जो है, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, SO4 हो गया, ये H2 क्या हो जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। समझ में तो आ रहा होगा। तो H2SO4 प्राप्त होता है। SO3 को जैसे आप पानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि, संपर्क अक्षय विधि देखी हो, तो SO3 गैस ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर से H2O फुहारे के रूप में गिरता है, आपको मिल जाती है, क्या मिल जाती है बेटा, क्या मिल जाती है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। समझ में आ गई होगी रिएक्शन, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में यथाक्रम आवर्त में हेलोजन की अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। इलेक्ट्रॉन मंदुता जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन मंदुता किस में होती है, नेगेटिव में होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है जिस टाइम पे ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है, उस उत्सर्जित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी क्या हो रहा भाई साहब कि ये जो एलिमेंट है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, एस्टाटीन, तो इनमें क्या होता है कि इनका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP5, NH2NP5 होता है। जैसे इसका होता है 2s2 इसका होता है 3s2 इसका होता है 4s2 और इसका होता है 5s2 अगर इनको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, F माइनस हो जाए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, तो ये हो जाएगा 2s2 फिर Cl माइनस, लास्ट में क्या आ जाएगा 3s2 फिर Br माइनस क्या हो जाएगा लास्ट में 4s2 ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी जगह अगर मैं लिखूं नियान का, तो नियान का लास्ट में क्या होता है 2s2 होता है। आर्गन का क्या होता है लास्ट में Cl माइनस के बराबर होता है 3s2 होता है। नियान आर्गन क्रिप्टॉन का क्या होता है बेटा लास्ट में, इसके बराबर हो जाता है 4s2 होता है। एडवांस बता रहा हूँ भैया, समझने की कोशिश करना है ना, भागना मत, भागने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आजकल भाग बोध रहे हैं। 5% बच्चे हैं जो ढंग से पढ़ पाते हैं, 95% बच्चे ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। जो सीटिंग लगा पाते हैं, जो धैर्य रख पाते हैं, वही बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं। नहीं तो मज़े ले और क्या, ओपन बुक एग्ज़ाम हो जाए तो। चलिए, तो हेलोजन अपने यथाक्रम आवर्त में बहुत छोटे आकार के होते हैं। जैसे जैसे इधर चलते हैं परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता जाता है। अक्रिय गैसों से जस्ट पहले कौन आ रहा है, हेलोजन आ रहे हैं, तो आकार में छोटे होते हैं। अतः इन पर उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। नाभिकीय आवेश क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं और उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक संरचना को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए इनकी जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। किनकी, हेलोजन भाई साहबों की। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर। चलिए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। रीडिंग करिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो कर लिया रीडिंग। क्या है भैया बेटा ये क्वेश्चन, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फ्लोरीन भाई साहब -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन की खासियत ही यही है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में बड़ा खतरनाक एलिमेंट है। ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, देता नहीं, देने का काम नहीं, सिर्फ लेने का काम है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन मेरी बात सुनना बेटा, फ्लोरीन 9 लास्ट में क्या लिखता हूँ 2s2 2p5 होता है।
ठीक है। तो ये जो है ये 2s2 2p5 हो गया, ये 2p5, और 2d होता ही नहीं है इसमें, d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। अब बाकी की जो बात करेंगे उसमें, उनके बात करें जैसे ns2 np5 हैं और उनमें d भी होता है, ठीक है, क्या होता है, d भी होता है। जैसे कि यहाँ पर बात करूँ मैं जैसे 3s2 3p 3s 3p और 3d, या ns2 np5 और उसके बाद में nd जो भी हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना अब यहाँ पे। अभी क्या होगा इनके पास, ये तो हैं, ध्यान से देखना, ये तो हैं ns2 np5 कॉन्फ़िगरेशन, ओके, ये होगा। अब इसमें कितने, फ्लोरीन क्या शो कर रहा है, ओनली -1, लेने का ही काम है, देने का काम ही नहीं है। दूसरे वाले जो एलिमेंट है कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी है, आयोडीन है, उनके पास क्या होता है, डी वेकेंट रहता है, क्या रहता है, डी रहता है। अब फ्लोरीन के तो खेल ही खत्म, उसके पास तो डी है नहीं, इनके पास डी ऑर्बिटल मौजूद है बेटा। तो मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचा दूँ तो अभी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक बात समझा रहा हूँ मैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया ना, तो ये यहाँ आ गया। अब और आगे सब्र नहीं हो रही अपने को, तो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, फिर और आगे भी बढ़ेंगे अपन, और आगे भी बढ़ेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब क्या हो रहा भैया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, तो अब क्या होगा आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 7 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर चला जाए, इसमें चला जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस कंडीशन में क्या शो करेंगे, दूसरे एलिमेंट -1 और +1। अगर फ्लोरीन जुड़ गया तो +1, नीचे वाले हो गए तो -1, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीन के साथ में क्लोरीन जुड़ा तो फ्लोरीन -1 शो कर रहा है और क्लोरीन +1 शो करने लग गया। लेकिन क्लोरीन अगर ब्रोमीन के साथ जुड़ा हो तो क्लोरीन क्या शो करेगा, -1, और ब्रोमीन क्या शो करेगा, +1। मतलब जो ज़्यादा ताकतवर है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कुल मिला के ये बात है। तो यहाँ पर -1 +1, यहाँ पर +3 +5 और +7। तो दूसरे एलिमेंट के पास में डी होता है ना, इसलिए -1 के अलावा +1 +3 +5 +7 उच्च ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बेचारा फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्यों करता है ऐसा, क्योंकि इसके संयोजी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल का अभाव होता है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये इसके साथ में हादसा हो रहा है। कोई ज़्यादा दोस्ती नहीं करना चाह रहा है कि बेईमान है साला, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तथा कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर सकता। दूसरे हेलोजनों में डी कक्षक होते हैं तथा वह अपने अष्टक का विस्तार करके +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम फैक्ट आंसर। ओके, चलिए आपके हमें क्वेश्चन है एक और। क्लोरीन की गर्म तथा सांद्र एचएनएच के साथ अभिक्रिया करवा दो आप। क्लोरीन की, दिख रहा है, क्लोरीन की गर्म तथा सांद्र एनओएच के साथ अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, इक्वेशन लिखिए। लिखेंगे बिल्कुल। तो क्लोरीन लिया आपने 3Cl2, क्या ले रहे, गर्म तथा सांद्र एनओएच। ये गर्म तथा सांद्र एनओएच अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिएक्शन होती है ना, ठंडे में अलग होती है, तनु में अलग होती है। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। यह क्या, यह अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया है। इंपॉर्टेंट अभी शायद पहले पूछा गया होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। असमानुपातन अभिक्रिया औचित्य बतलाइए। मेरी बात ध्यान से सुना। जब क्लोरीन की NaOH के साथ रिएक्शन होती है तो ये हो जाता है NaCl बनता है एक। तो मेरी बात ध्यान सुनना, एक बन रहा है NaClO3 सोडियम क्लोराइड NaClO3 और प्लस हो रहा है, ये लिखा मैंने 3H2O। क्या लिखा, 3H2O। बेटा ध्यान से देखना, अब यहाँ पर क्लोरीन अणु के रूप में है तो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कितनी है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर। यहाँ पर कितनी है क्लोरीन की, -1 ऑक्सीडेशन। इसकी +1 है, इसकी -1 है। यहाँ पर क्लोरीन की कितनी होगी, निकालूं, NaClO3 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो 1 × +1 + x + 3 × -2, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है बराबर 0। ये
11th में देखा होगा आपने, x बराबर 3 दूनी 6 माइनस 1 कितनी हो रही है +5। तो यहाँ के क्लोरीन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 है, तो असमानुपातन हो रहा ना ये। तो 3Cl2 + 6NaOH 5NaCl + NaClO3 + 3H2O। हाँ, क्लोरीन शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में से यहाँ पर क्या शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में चेंज हो गया, -1 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो गया। तो हाँ, क्लोरीन शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से -1 तथा +1 +5 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित होता है, तो यह असमानुपातन अभिक्रिया है। औचित्य बतलाइए। हो गया। चलिए, सर दर्द हो रहा है फिर भी पढ़ाओ। चलो, HCl सूक्ष्म चूर्णित लोहे से अभिक्रिया करने पर फेरस क्लोराइड बनाता है। फेरस और फेरिक अलग अलग चीज़ें होते हैं। जब जैसे कि ये लिखा मैंने FeCl2 तो ये फेरस क्लोराइड है, और जब आप FeCl3 लिखोगे तो ये फेरिक क्लोराइड है। क्या है ये, फेरिक क्लोराइड। ध्यान रखना, जब कोई एलिमेंट एक ही से जुड़ा हुआ है, एक ही जैसे हेलोजन से जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा जी कि यहाँ पर तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और यहाँ पे +2 शो कर रहा है। तो जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है उसको इक के रूप में लिखेंगे, और कम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको अस के रूप में लिखेंगे। समझ में आया। जैसे मैंने लिखा एक तो CuCl और एक CuCl2, तो इसको किसके रूप में लिखेंगे, अस के रूप में लिखेंगे, और इसको इक के रूप में लिखेंगे। तो ये क्यूप्रिक क्लोराइड और एक कुप्रस क्लोराइड, तो ये फेरस क्लोराइड और ये फेरिक क्लोराइड। ठीक है, ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो क्या कहूँगा इसको, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। नॉलेज इज पावर। चलिए बात करें, HCl सूक्ष्म चूर्णित लोहे से अभिक्रिया कर लेता है। ये भैया लोहा लिया, कौन है ये HCl लिया, क्या क्रिया करके FeCl2 बना लेगा, ये FeCl2 बना लिया, प्लस आपको मिल गई हाइड्रोजन। तो इसकी आयरन से अभिक्रिया से हाइड्रोजन बनती है। हाइड्रोजन को मुक्त होना फेरिक क्लोराइड के बनने को रोकता है। हाँ, फेरिक क्लोराइड नहीं बनेगा, FeCl3 नहीं बन पाएगा, है ना, तो फेरस क्लोराइड बनेगा। ये बात है भैया, FeCl3 नहीं बन पाएगा। अब बात करें, वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैसों के नाम से क्यों जाना जाता है। समूह 18 के तत्व ये हैं भैया। 18 के तत्व कौन कौन से हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, उत्कृष्ट गैसों के रूप में। तो इनके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं। जैसे इसका 1s2, इसका लास्ट में 2s2 2p6, मतलब हीलियम को छोड़कर बाकी सभी के पास क्या होता है, अष्टक पूरा होता है। इसका लास्ट में 3s2 3p6, है ना। डायरेक्ट बता रहा हूँ बेटा, मैं बेसिक आपको क्लियर होगा तो समझ में आएगा अच्छे से। ये है तो समूह 18 में उपस्थित तत्वों की संयोजकता कोशों को पूर्ण भरित कक्षक होते, तथा ये कुछ तत्वों के साथ केवल विशेष स्थितियों में अभिक्रिया करते हैं। विशेष स्थितियों में, जैसे जिनान वगैरह फ्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो विशेष स्थितियों में, बाकी ये क्रिया नहीं करेगा। तो क्रिया नहीं करने के कारण इनको क्या कहा, उत्कृष्ट गैसों के नाम से जाना जाता है। रिएक्ट नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते हैं। मेरी बात समझे आप। चलिए, हरिओम। चलिए, उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक बहुत कम होते हैं, मतलब क्या कह रहे भैया, बहुत बढ़िया बात बोली इसके। उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक बहुत कम होते हैं। क्यों होते हैं बेटा, क्यों होते हैं, तो उत्कृष्ट गैसें की दुनिया अलग ही है। मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ये हीलियम लिखा, ये नियॉन लिखा, तो हीलियम प्लस हीलियम मिलकर कभी भी आपको He2 के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। या नियान प्लस नियान मिलकर आपको Ne2 के फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये क्या है, इसको मैं परमाणु भी कहूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसी को मैं अणु कहूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक परमाणु अणु है उत्कृष्ट गैसें, तो दूर दूर डिस्टेंसिंग रहती है इनके बीच में, गैसों के रूप में पाया जाता है ये। तो एक परमाणु होने के कारण इनमें दुर्बल परिक्षेपण बलों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के अंतराणु बल कार्यरत नहीं होते हैं। क्या होते बेटा, दुर्बल परिक्षेपण बलों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के अंतराणु बल कार्यरत नहीं होते हैं, इसलिए ये अति निम्न तापों पर द्रवित होते हैं। अतः इनके क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, XCF2 का जल अपघटन करने पर रेडॉक्स अभिक्रिया, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। XCF6 है ना, का जल अपघटन कर लो आप, तो इसमें क्या होगा,
एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। ये लिया मैंने XeF6, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, H2O लिख दिया मैंने। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या होगा यहाँ पर, एक तो होगा ये XE और एक ऑक्सीजन यहाँ से उठाया और 2 हाइड्रोजन और 2 फ्लोरीन 2HF निकल गए ना, यहाँ पर निकल गए। तो ये लिखा मैंने XeOF4 लिख दिया। मेरी बात ध्यान सुनना। एक कंडीशन ये लिखी मैंने XeF6 प्लस 2H2O। मेरी बात ध्यान सुनना। तो यहाँ के 4 हाइड्रोजन और 4 फ्लोरीन, यहाँ पर तो क्या हो रहा था 2HF और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4HF। 4 हाइड्रोजन और 4 फ्लोरीन 4HF हो गए। तो यहाँ पर क्या मिला आपको XE है ना, O2 और ये F2, 2 ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन बचे, O2 और F2। ये बन रहा है, जल अपघटन हो रहा है तो बेटा, है ना, ये बन रहा है ना। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये क्या हो गई, एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो एक अपचयक होता है, जिसका अपचयन होता है वो एक ऑक्सीकारक होता है। तो यहाँ पर दोनों में अगर आप बात करेंगे तो दोनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दिनान की सेम है। यहाँ पर भी निकालोगे तो दिनान की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, x + 1 × -2 + 4 × -1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगी, 4 और 4 और 2 क्या हो जाएगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। यहाँ पर भी कितनी आएगी, +6 आएगी। x + 2 × -2 + 2 × -1 बराबर 0। तो 2 दूनी 4, 4 और ये 2 6 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 6 हो जाएंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। -2 किसकी, ऑक्सीजन की, -1 किसकी, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जिनान की कितनी मिलेगी आपको, +6 मिलेगी। क्या मिलेगी, +6 मिलेगी। तो जल अपघटन के उत्पाद में XeOF4 और XeO2F2 है, जिनमें सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं अभिक्रिया से पहले की अवस्था के समान हैं। यहाँ पर भी कितनी है, +6 है, यहाँ पर भी +6 है, यहाँ पर भी +6 है, +6 है, क्या करूँ मैं। ठीक है, ये बात हो रही है। तो बेटा हमने आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या पढ़े अपनों ने, एग्जाम्पल्स पढ़े, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं NCERT के। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो क्या कीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपना नॉलेज बढ़ाइए। बहुत अच्छे से हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं विथ मतलब इसको एक्सप्लेन करके कि आपको इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझना है, कभी भी जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। और NCERT बुक से उठा के देखिए, ऑल बोर्ड के लिए ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, मिलेंगे कल फिर 9 बजे। तब तक के लिए बाय और सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।